सक्सेस पॉइंट संग्रामपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस भौतिकी का चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन का। कल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हुए थे। आज हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ क्या है? इसका उत्तर होगा, जब प्रकाश किसी वस्तु या पदार्थ से होकर आसानी से गुजर जाती है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, हवा, कांच, जालीदार कपड़ा, यानी ये सब से पदार्थ जो होगा ना, प्रकाश वो आसानी से गुजर जाएगा। जिससे प्रकाश आसानी से गुजर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अपारदर्शी पदार्थ क्या है? उत्तर होगा, जब प्रकाश किसी वस्तु या पदार्थ से होकर आगे की ओर नहीं गुजरती है उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु या पदार्थ से होकर आगे की ओर नहीं गुजरता है उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये कुर्सी, टेबल, दीवार, ये सबसे क्या हुआ, एक बार से दूसरे बार हम नहीं देख सकते हैं, चाहे उससे प्रकाश क्या है नहीं गुजर सकता है एक ओर से दूसरे ओर, इसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारभाषिक पदार्थ क्या है? आंसर होगा, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे भाग को ही अपने से होकर जाने देता है उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो जिसका प्रकाश डालने पर, वे पदार्थ पर जिस पर प्रकाश डालने पर उसका आंशिक भाग यानी छोटा सा भाग क्या है उस पार जाए, एक पार से दूसरे पार जाए, उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे शीशा हुआ, कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, दूध, रक्त इत्यादि। 4 नंबर है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है उसका प्रतिबिंब, आंसर होगा इसका प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है। प्रश्न संख्या 6 है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसका आंसर होगा, अतः इसमें प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनता है। अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, उत्तर होगा इसमें प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनता है। प्रश्न 8 है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो उस समय इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका आंसर होगा, अतः इसमें प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनता है। प्रश्न 9 है, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बीच स्थित हो, जब अनंत पे और वक्रता त्रिज्या के बीच स्थित होगा उस समय इसका उत्तर होगा इसमें प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। प्रश्न 10 है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो अतः इसका प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। प्रश्न 11 है, दर्पण सूत्र लिखे। ये आपके 5 नंबर के भी क्वेश्चन में देता है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए इसमें केवल दे रहा है कि दर्पण सूत्र लिखे। इसका आंसर होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का परिवर्तन का कितने नियम है? हम जानते हैं कि प्रकाश, उसका उत्तर होगा प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं जो इस प्रकार से हैं। क में आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ख होगा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर होगा परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। क होगा नियमित परावर्तन, ख होगा अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन के बारे में देखेंगे। नियमित परावर्तन जब प्रकाश के किरणें परावर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार होता है, उसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। ख में होगा अनियमित परावर्तन जब प्रकाश की किरणें जब रूखर या उबड़ खाबड़ या चमकीली सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तन हो जाती है, इसी को अनियमित परावर्तन कहते हैं। प्रश्न 14 है, किरण क्या है? तो प्रकाश के गमन यश के दिशा को किरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश पुंज क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो किरणों के समूह, इसका उत्तर है किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। क में समांतर प्रकाश पुंज, ख में अपसारी प्रकाश पुंज, ग में अभिसारी प्रकाश पुंज। अब क में देख रहे हैं समांतर प्रकाश पुंज के बारे में। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ख में अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ग में है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको समझने के लिए आप लोग समझिए कि यदि प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होगी तो समांतर प्रकाश पुंज होगा। यदि सभी पर निकल कर किसी एक निश्चित बिंदु से निकल कर यदि चारों ओर अगर फैल जाती है तो अपसारी प्रकाश पुंज हुआ। और क्या होगा, लास्ट एक है कि सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है, तो वह क्या होगा, अभिसारी प्रकाश पुंज होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दर्पण किसे कहते हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। दर्पण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वैसी चमकीले साथ जिससे प्रकाश नियमित परावर्तन होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार से हैं। क में समतल दर्पण, ख में गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ख गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक भाग कलई किया रहता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक में होता है, क में होगा अवतल दर्पण, बी में ख में होगा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में देखिए, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उपयोग, इसका कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सब एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में, डॉक्टरी इलाज में, प्रयोगशाला में किया जाता है। ख उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आप लोग याद करने के लिए समझे, जिसका भाग उभरा धंसा हुआ रहता है वो अवतल दर्पण, उभरा हुआ रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में तथा प्रयोगशाला में किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है,
गोलीय दर्पण के प्रमुख अंग कौन कौन होते हैं? तो आपको जानकारी होना चाहिए। गोलीय दर्पण के प्रमुख अंग 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क में वक्रता केंद्र, ख में वक्रता त्रिज्या, ग में ध्रुव, घ में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, अंग में मुख्य फोकस या फोकस, और च में हो जाएगा फोकस दूरी या फोकसांतर। क में वक्रता केंद्र के बारे में आप लोग जान लीजिए। दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ख में वक्रता त्रिज्या, तो दर्पण किस गोले का बना होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। ग में ध्रुव, ध्रुव में पोल होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। घ मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाओं को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अंगा है मुख्य फोकस या फोकसांतर, सॉरी मुख्य फोकस या फोकस। इसका होगा मुख्य अक्ष के समांतर आयतित किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। च में है फोकस दूरी या फोकसांतर, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी बीम या वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें, किसी बीम या वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो जानते होंगे बाबू आप लोग कि प्रतिबिंब मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। क में वास्तविक प्रतिबिंब, ख में काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानिए। किसी बीम या वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वास्तविक वस्तु भी प्रतिबिंब में है, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और इसके पर्दे पर उतारा जा सकता है। या जैसे वस्तु होगा ना उसका उल्टा इसमें प्रतिबिंब बनेगा और इसको हम पर्दा पर भी क्या है उतार सकते हैं। ख में काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको आभासी, इसका दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब भी है। किसी बीम या वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई आभास होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनाता है। गोलीय विपसन किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण में एक से अधिक फोकस का पाया जाना ही गोलीय विपसन कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बतावे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर होता है इसको आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। पहले उत्तल दर्पण के बारे में देख लेते हैं, फिर अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे। उत्तल दर्पण परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। 2 में उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा होता है। इसी का उल्टा हो जाएगा अवतल दर्पण में। जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में फोकस वास्तविक होता है
और जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। और 5वां पॉइंट है कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और बराबर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचे। तो आरेख इसमें नहीं खींचा गया है, ठीक है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तब इसके विपरीत किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका किरण आरेख आप खींच लेंगे। प्रश्न संख्या 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। तो हम इसका जूम करके आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। इसलिए दाढ़ी बनाने वाले व्यक्ति का चेहरा ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो चेहरा के बाल का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं बड़ा बनता है, जिसमें नाई को दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। या इसको हम दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यही कारण है कि छोटे छोटे बालों को प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है, जिससे नाई लोग आसानी से देखकर इसे साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। इसका आंसर होगा सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली समांतर प्रकाश के किरणों को तथा इन किरणों के साथ आने वाली ऊष्मावीकरण को दर्पण अपने फोकस पर संचित कर लेता है, जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग कई कार्यों में किया जाता है। 26 से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका आंसर होगा कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश के स्रोत को अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखने पर प्रकाश के किरणों परावर्तन के बाद प्रकाश का समांतर किरण पुंज बनाती है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर बाबू जो भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। हम अभी आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट किए, उसमें बताए थे कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसका आंसर देखिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। उभरे होने के कारण इस दर्पण की दृष्टि क्षेत्रफल इसमें से पीछे के आने वाली बहुत से गाड़ियों का प्रतिबिंब आसानी से देखा जा सकता है, जिससे गाड़ी चालक को साइड देने में सुविधा होती है। या हम इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा, कोमाभासी एवं सीधा बनता है, जिसके कारण चालक पीछे से आती हुई गाड़ी का प्रतिबिंब इस दर्पण में आसानी से देख लेता है और अपने गाड़ी को साइड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो बाबू बहुत ही आसान क्वेश्चन है
कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। इसका एक क्वेश्चन और पूछता है आपके एग्जाम में कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है। एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो बाबू आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बाटा वस्तु की ऊंचाई। मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, तो इसका आवर्धन हो जाएगा 5/2 और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा, कट जाएगा। इसलिए आवर्धन की कोई मात्रक नहीं होता है। अब ध्यान देना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछता है कि आवर्धन का मात्रक इनमें से कौन सा आवर्धन का मात्रक है, तो इसमें आवर्धन का मात्रक कोई नहीं होता है। प्रश्न 29 है, परवलयिक दर्पण क्या है। इसका आंसर होगा वह दर्पण जिसका पूर्ण गोला नहीं होता है उसे हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका पूर्ण गोला नहीं होता है उसे हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि सिनेमा हॉल का पर्दा सफ़ेद और खुरदार क्यों होता है। अब सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं, उसका जो पर्दा होता है सफ़ेद और खुरदार क्यों होता है। तो सिनेमा हॉल का पर्दा सफ़ेद और खुरदार इसलिए होता है कि उसमें सभी रंगों का परिवर्तन हो सके, और खुरदार इसलिए होता है क्योंकि उससे अनियमित परिवर्तन हो और सिनेमा हॉल में बैठे हुए सभी आदमी सुचारू रूप से देख सके। तो आज का आपके लिए हम लाए थे 30 महत्वपूर्ण प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर का क्वेश्चन। इसमें से आपको निश्चित रूप से हर एक एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के हर एक वीडियो को लाइक करें और चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।